जय जलाराम बापा। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एमपीएम टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 27वां अध्याय। सौराष्ट्र के राजनीतिक एजेंट का दफ्तर राजकोट में था। उनके मातहत कुछ अधिकारी भी वहां कार्यरत थे। एक बार किसी कार्यवश एक अंग्रेज अधिकारी जूनागढ़ के नवाब से भेंट करने गया हुआ था। कार्य संपन्न होने के बाद वह अंग्रेज अधिकारी जूनागढ़ के नवाब के साथ राजकोट वापस लौट रहा था। साथ में नवाब का काफिला भी चल रहा था। शानो शौकत के साथ इनका काफिला आगे बढ़ रहा था। इसी बीच रास्ते में एक तालाब दिखा। नवाब शिकार के बेहद शौकीन थे। उन्होंने तालाब में कुछ बतखों का शिकार किया। आगे जंगल आने पर उन्होंने एक काले हिरण का भी शिकार किया। रास्ते भर शिकार करने में नवाब को बहुत मजा आ रहा था। राजकोट आने में अभी कुछ वक्त था। दूरी काफी थी, इसलिए रात होते ही वीरपुर की सीमा पर नवाब का काफिला रुक गया। तंबू खड़े कर वहीं डेरा डालना उचित समझा गया। सबको भूख लग गई इस बीच, इसलिए भोजन बनाने, चूल्हा जलाने की तैयारी की जाने लगी। नवाब द्वारा शिकार किए गए बतख और काले हिरण का मांस पकाने भी सोचा गया। नवाब के इस काफिले में एक हिंदू सेवक भी शामिल था। उसने नवाब को सलाम करते हुए विनम्रता से कहा, नवाब साहब क्षमा करेंगे, छोटा मुंह बड़ी बात। यह भगत जलाराम बापा का गांव है नवाब साहब। यहां पर आने पर कोई भी भूखा नहीं लौटता नवाब साहब। इसलिए मेरा निवेदन है, भोजन तैयार कराने का कष्ट नहीं करें नवाब साहब, तो बेहतर होगा। जलाराम बापा प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त और सेवक हैं नवाब साहब। यात्रियों और राहगीरों के लिए वे यहां सदाव्रत अन्नदान कार्य जारी रखे हुए हैं नवाब साहब। उनके गांव की सीमा पर इस तरह जीव हिंसा करने के बाद अगर कोई उनका मांस भी पकाएगा तो जलाराम बापा को बहुत दुख होगा नवाब साहब। इसी दौरान वहां अंग्रेज अधिकारी भी पहुंच गया। आते ही उसने पूछा,
कोई ना सब, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई स्पेशल टॉक हो रही है क्या? हम भी सुने। तब नवाब ने उसे सारी बातचीत बताई और कहा, और साहब, इस गांव में खुदा का एक नेक बंदा रहता है साहब। वे चमत्कारिक संत हैं, ऐसा बोलते हैं सब लोग। सबको भोजन कराने के बाद वे खुद खाते हैं। हमारे सेवक का सुझाव है कि यहां भोजन तैयार करने की जहमत न पाले हम लोग, और फिर हम मांस भी तो पकाने की सोच रहे हैं ना साहब। नवाब की यह बात सुनकर वह अंग्रेज अधिकारी बिफर उठा। उसने क्रोधित होकर कहा, नो नो नो, आई एम नॉट एग्री, नॉट एग्री, आई एम। आप भोजन करने की तैयारी जारी रखिए। उस अंग्रेज अधिकारी की नाराजगी देखकर नवाब को भी झुकना पड़ा। इस बीच चूल्हे में आग भभक उठी थी। उस पर देग चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। इसी दरमियान वहां अचानक जलाराम बापा श्री राम जपते हुए वहां आ पहुंचे। आते ही वे औपचारिकतावश न तो नवाब से मिले और न ही उस अंग्रेज अधिकारी से, बल्कि सीधे जलते चूल्हों के पास गए। पास में शिकार किए हुए मृत बदक और काला हिरण पंजरे में रखे हुए थे। कुछ ही देर बाद इन मृत जीवों को पकाने की तैयारी थी। जलाराम बापा ने आते ही बिना देर किए उस पिंजरे को खोल दिया और कहा, बाहर निकलो प्यारों, बाहर निकलो, अब आप आजाद हो। अपने अपने स्थान पर अब आप जा सकते हो। जलाराम बापा के इतना बोलते ही मृत बदक जीवित होकर पिंजरे से बाहर निकल आए और वहां से चलते बने। फिर दूसरे पिंजरे के पास भी जाकर जलाराम बापा ने ऐसा ही कहा। फिर पल भर में मृत काला हिरण भी जीवित होकर पिंजरे से बाहर निकल आया और फिर कुलाचे मारते हुए चला गया। इस दौरान जानकारी मिलने पर नवाब और अंग्रेज अधिकारी भी सेवकों के साथ जलाराम बापा के पीछे पीछे पहुंच गए थे। यह चमत्कारिक दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। नवाब को अब आत्मग्लानि हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर जलाराम बापा से माफी मांगते हुए कहा, बापा मुझे माफ कर दीजिए बापा,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बापा, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा बापा मैं। बापा आपकी मेहरबानी रहेगी तो बहुत अच्छा होगा बापा। वास्तव में आप खुदा के नेक और सच्चे बंदे हैं बापा। फिर नवाब ने जलाराम बापा के चरण स्पर्श किए। कट्टर अंग्रेज अधिकारी को भी अब अपराध बोध हुआ। उसने भी जलाराम बापा के सम्मान में अपनी टोपी उतारकर क्षमा मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बापा, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी सॉरी। तत्पश्चात फिर बड़े अदब से उन्होंने सैल्यूट किया बापा को। खास बात यह थी कि जलाराम बापा अपने साथ सबके लिए पर्याप्त भोजन लेकर आए थे। फिर सबको उन्होंने प्रेम से खिलाया। उसके बाद वे रवाना हो गए। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।